So today we are starting with the power supply of the X-ray machine. Power supply is important because the primary function of power supply is to provide a low voltage current to heat the X-ray tube filament, ताकि वो X-ray ट्यूब जो है उसका जो फिलामेंट पार्ट है वो हीट हो पाए। इसके लिए एक लो वोल्टेज करंट का होना ज़रूरी है। अगर ये हीट अप हो पाएगा तभी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो तभी वो एक्सरे फोटॉन्स निकल के आएगा। राइट, पार्ट 1 में ये डिस्कस हो गया था हम लोग का। टू जनरेट अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड टू द फोकल स्पॉट ऑन द एनोड। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ताकि कैथोड से फोकल स्पॉट मतलब एनोड तक आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर पाए। एक रहता है हेड ऑफ द एक्सरे मशीन, द एक्सरे ट्यूब एंड टू ट्रांसफॉर्मर्स। ये दो ट्रांसफॉर्मर रहता है, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, विच लाई विद इन एन इलेक्ट्रिकली ग्राउंडेड मेटल हाउसिंग। जो इलेक्ट्रिकली ग्राउंडेड मेटल हाउसिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। जो पहले दिखाया था ना डायग्राम में कि एक बॉक्स ऐसा है मेटल हाउसिंग जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग हेड बोलते हैं। इसके बाद है ट्यूब करंट। इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द ट्यूब दैट इज़ फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड देन बैक टू द फिलामेंट। मतलब ये जो ट्यूब करंट है ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है जो कैथोड से एनोड तक जाता है और फिर फिलामेंट में वापस आ जाता है ताकि नेक्स्ट जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको सप्लाई कर पाए। इसका यूनिट क्या होता है, मिली एमीटर। वो भी कितना होता है, 10 मिली एमीटर। ठीक है। दिस करंट इज़ नॉट द सेम एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट टू हीट इट। ये करंट वो करंट नहीं है जो फिलामेंट को हीट करने की ज़रूरत होता है। ये जो कैथोड से एनोड जाने का इलेक्ट्रॉन को जो सप्लाई करता है जो करंट, वही करंट ये है। अब है ट्यूब वोल्टेज। अ हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड between the anode and cathode to give electron sufficient energy to generate excess. The same thing I told you before. The actual voltage is adjusted with the auto transformer. यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लगता है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है, एन ऑटो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स द प्राइमरी वोल्टेज फ्रॉम द इनपुट सोर्स। मतलब जहाँ से इनपुट हो रहा है वो प्राइमरी वोल्टेज को सेकेंडरी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। द सिलेक्टेड सेकेंडरी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द फर्स्ट प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर विच बूट्स द पीक वोल्टेज ऑफ द इनकमिंग लाइन करंट। जो यही है जो तुम्हारा पीक वोल्टेज बनाता है। ये कितना रहता है, अबाउट 110 वोल्टेज टू 60 to 120 किलो वोल्टेज। दिस बूस्ट द पीक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को बूस्ट करता है और एक्सरे जनरेट करता है। अब लास्ट में देखेंगे टाइमर। टाइमर का क्या सिग्निफिकेंस है। अ टाइमर इज बिल्ट इनटू द हाई वोल्टेज सर्किट टू कंट्रोल द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरे एक्सपोजर। कितना देर तक ये एक्सरे एक्सपोज हो रहा है, कितना देर तक ये हाई वोल्टेज करंट ये फिलामेंट पे है, इसको देखने के लिए हम लोग एक टाइमर लगाते हैं। The length of the time that high voltage is applied across the tube and the time during which tube current flows and X-rays are produced. अब देखते हैं हम लोग टाइमर। ये टाइमर क्या है, अ टाइमर इज बिल्ट इनटू द हाई वोल्टेज सर्किट टू कंट्रोल द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरे एक्सपोजर। एक टाइमर हम लोग लगाते हैं जो तुम्हारा ये कितना देर तक एक्सपोज हो रहा है एक्सरे का, वो हम लोग मेजर करने के लिए, वो हम लोग देखने के लिए। द लेंथ ऑफ द टाइम दैट हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब एंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ट्यूब करंट फ्लोज एंड एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। ये सब देखने के लिए हम लोग को एक टाइमर लगाने की ज़रूरत है ताकि एक्सरेज कितना देर में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो भी हम लोग देख सकें। बिफोर द हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब द फिलामेंट मस्ट बी ब्रॉट to operating temperature to ensure an adequate rate of electron emission. हाई एकदम अचानक से हाई वोल्टेज देने के पहले हम लोग ये फिलामेंट को एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर में पहले लेकर आते हैं, उसके बाद हम लोग हाई वोल्टेज
करंट देता है, क्योंकि अगर एकदम से हम लोग हाई वोल्टेज करंट देंगे तो फिलामेंट जलने का एक चांसेस है। इससे क्या होता है, ये एक एडिक्वेट रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन भी होता है। Subjecting the filament to continuous heating at normal operating current shortens its life। जैसे हम लोग तुमको बोले कि अगर अचानक से फिलामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हीट चला जाएगा तो ये फिलामेंट को जला सकता है और इसका लाइफ भी शॉर्ट कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टू मिनिमाइज फिलामेंट डैमेज द टाइमिंग सर्किट फर्स्ट सेंड्स अस करंट थ्रू द फिलामेंट फॉर अबाउट हाफ अ सेकेंड। पहले हाफ सेकेंड के लिए हम लोग थोड़ा सा करंट उसको भेजते हैं टू ब्रिंग इट टू द प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ताकि वो थोड़ा सा हल्का हीट हो जाए, जबकि हम लोग बाद में जब ज़्यादा वोल्टेज का करंट देंगे वो टॉलरेट कर पाएंगे। तो देन अप्लाइज करंट टू द हाई वोल्टेज सर्किट। The next topic is tube rating and duty cycle. Tube rating and duty cycle are two different things. Don't confuse in between them. अब पहले देख लेते हैं कि ट्यूब रेटिंग होता क्या है। ट्यूब रेटिंग चार्ट डिस्क्राइब करता है कि कितना देर तक तुम एक्सपोजर कर सकते हो टारगेट को हीट से, ताकि वो ओवरहीट ना हो जाए विदाउट डैमेज। ठीक है, मतलब एक टारगेट पे तुम कितना देर तक हीट दे सकते हो ताकि वो डैमेज ना हो, दैट इज ट्यूब रेटिंग। द ट्यूब रेटिंग चार्ट डिस्क्राइब्स द लॉन्गेस्ट एक्सपोजर टाइम द ट्यूब कैन बी energized फॉर अ रेंज ऑफ voltages and tube current values without risk of damage to the target from overheating। ठीक है, this specification describes maximum safe intervals that the tube can be used for a range of voltage and filament current values। ठीक है, अब है ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल क्या है, ड्यूटी साइकिल रिलेट्स टू द फ्रीक्वेंसी विथ विच सक्सेसिव एक्सपोजर्स कैन बी मेड विदाउट ओवरहीटिंग द एनोड। मतलब ड्यूटी साइकिल है कि कितने बार कितने फ्रीक्वेंसी में तुम वो ट्यूब को हीट दे सकते हो ताकि वो ओवरहीट ना हो। और ट्यूब रेटिंग क्या था कि कितना देर तक हम लोग एक साथ हीट दे सकते हैं। तो ये हो गया टाइम, ये टाइम दिखाता है ट्यूब रेटिंग। ठीक है, और ड्यूटी साइकिल क्या दिखाता है, फ्रीक्वेंसी। ये हो गया कितना देर तक तुम हीट कर सकते हो और ये कितना बार तुम हीट कर सकते हो। ठीक है, अब है द हीट बिल्ड अप एट एनोड इज मेजर्ड इन हीट यूनिट्स, दैट इज HU। HU क्या होता है देख लेना, kVp इंटू मिली एमीटर इंटू सेकेंड्स। द हीट स्टोरेज कैपेसिटी फॉर एनोड ऑफ ट्यूब इज अप्रोक्सीमेटली 20 kHu। ठीक है, अब है इंटरेक्शंस ऑफ एक्सरेज। इंटरेक्शंस ऑफ एक्सरेज हम लोग दो तरह से देखते हैं। एक हो गया कि फिलामेंट से एनोड तक जाने का जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, टारगेट पे हो रहा है। हम तुम लोग को जो ट्यूब दिखाया था वो ट्यूब में हो रहा है। ठीक, और एक होता है कि जब एक्सरे मशीन से एक्सरे निकल के बॉडी तक जा रहा है, उसका क्या इंटरेक्शन है। तो ये कहाँ हो रहा है, बॉडी पे हो रहा है। एक तो हो गया तुम्हारा फिलामेंट से एनोड तक जाने का जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, जो एक्सरे ट्यूब में हो रहा है, ये एक है। और दूसरा है इंटरेक्शंस इन द बॉडी बिटवीन एक्सरे फोटॉन्स एंड टिश्यू। तो पहला क्या है, इंटरेक्शंस इन द एक्सरे ट्यूब टारगेट बिटवीन द फिलामेंट इलेक्ट्रॉन एंड द एनोड टारगेट एटम। ठीक है, इसका दो होता है, एक ब्रेमस्टॉलम रेडिएशन और एक कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। और दूसरा क्या है, इंटरेक्शंस इन द बॉडी बिटवीन एक्सरे फोटॉन्स एंड टिश्यू। इसका 3 तरह का होता है, फोटोइलेक्ट्रिक, कोहेरेंट एंड कॉम्पटन। पहले हम लोग देखते हैं ब्रेमस्टॉलम क्या होता है। ब्रेम का मतलब होता है ब्रेक और स्ट्रॉलम का मतलब होता है रेडिएशन। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया है और इसका मतलब क्या है, ब्रेकिंग रेडिएशन। ठीक है, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब।
ये प्राइमरी सोर्स ऑफ रेडिएशन है। द सडन स्टॉपिंग एंड स्लोइंग ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स बाई टंगस्टेन न्यूक्लियाई इन द टारगेट प्रोड्यूसेस ब्रिमस्टोन फोटॉन्स। जैसे कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब टारगेट टंगस्टेन न्यूक्लियाई पे टकरा के स्टॉप हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है, उससे जो एनर्जी बनता है, उससे जो फोटॉन्स बनता है, उसी को हम लोग ब्रिमस्टोन फोटॉन्स बोलते हैं। और यही फोटॉन्स बाद में जाके ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इससे जो फोटॉन्स बना है, ये जाके बाद में एक्सरे फोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिंगल एक्सरे फोटॉन। राइट, समझ में आया? अब है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। ये क्या है? व्हेन एन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, अच्छा पहले ये तुम लोग को हम डायग्रामेटिकली समझा देते हैं ताकि तुमको ये समझ में आसान रहे। ये क्या है? ये हम लोग का टंगस्टन एटम है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है? इट इज़ द न्यूक्लियस। राइट, ये इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है, ये आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होता है, एक बाहर से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहाँ से आता है? कैथोड, मतलब फिलामेंट से आ रहा है इलेक्ट्रॉन। इधर तुम्हारा मान लो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट हो गया ये फोकसिंग कप हो गया। अब इधर से ना इलेक्ट्रॉन आता है, कहाँ पे जाता है? एनोड पे, है ना। एनोड पे ये क्या है? टंगस्टन टारगेट। राइट, तो ये हम लोग इधर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इधर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड स्ट्राइक्स द टंगस्टन एटम। राइट, टंगस्टन पे जाके ये टकराएगा। तो ये जब टकराता है, ठीक है, तब क्या करता है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको टकराता है इससे और इसको बाहर निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, दिस वन। ठीक है, अब क्या हुआ? ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो ये प्लेस क्या हो गया? ये वैकेंट हो गया। अब इधर कुछ है नहीं, तो ये अनस्टेबल है। तो अब क्या होता है तो ये इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट हो गया, नॉकड आउट ऑफ द इनर ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो बाहर से एक आउटर ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन आके ये वैकेंसी को कवर करता है। तो इधर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू वैकेटेड स्पेस। बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आके तुम्हारा इनर ऑर्बिटल को फिलअप करता है। अब ये जो एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, इससे जो एनर्जी निकलता है, ये तुम्हारा बाद में एक्सरे फोटॉन होके इमिट होता है। अब एक्सरे फोटॉन होके इमिट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक्सरेस बनेगा। राइट, समझ में आया? तो पहले क्या हो रहा था? एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड स्ट्राइक्स द टंगस्टन एटम, तो ये स्ट्राइक किया, प्लेस वैकेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट हो गया दूसरा। ठीक है, तीसरा क्या हुआ? इधर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिटल से आके अंदर ऑर्बिटल तक चला गया। ठीक है, चौदहवा क्या हुआ? एक्सरे फोटॉन इमिट हुआ, तो एक्सरे बना। क्लियर है? ये डायग्राम तुम लोग बना लेना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में काम आ सकता है। अब इधर थियोरेटिकली थोड़ा देख लेते हैं। व्हेन एन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स एन इनर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टंगस्टन एटम, याद रखना ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकिन अलग अलग है। ये इलेक्ट्रॉन जो आके स्ट्राइक कर रहा है कैथोड से, ये अलग इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो टंगस्टन एटम का खुद का है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कंफ्यूज मत करना। When an incident electron ejects an inner electron from the tungsten target
An electron from an outer orbital is quickly attracted to the void in the deficient inner orbital, right? The outer orbital electron replaces the displaced electron. जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाला डिप्लेस्ड इलेक्ट्रॉन को भर देता है, रिप्लेस कर देता है. अ फोटोन इज एमिटेड. उसका एनर्जी क्या है? इसका एनर्जी इज सेम. तुम्हारा वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ उससे इसका एनर्जी सेम रहता है. इतना तक हो गया हम लोग का कि कैथोड और एनोड के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है एक्सरे का, वो हम लोग बात कर लिए. अब है जो एक्सरे तुम्हारा एक्सरे मशीन से निकाल के बॉडी पे आ रहा है, उसका क्या इंटरेक्शन है. उसका भी हम लोग 3 पढ़े थे कि कोहेरेंट, एक फोटो इलेक्ट्रिक और एक कॉम्पटन. उसमें हम लोग अभी कोहेरेंट पढ़ रहे हैं. अब कोहेरेंट में क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेलिक, क्लासिकल और इलास्टिक स्कैटरिंग occur when a low energy incident photon interacts with a whole atom. ये कब होता है? कि जब एक लो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन एक पूरा एक एटम से इंटरेक्ट करता है, कॉजिंग इट वाइब्रेट मोमेंटरी. ऐसे वाइब्रेट करते रहता है ताकि एनर्जी रिलीज हो. द इंसिडेंट फोटोन सीजेस टू एग्जिस्ट. ठीक है. द एक्साइटेड एटम क्विकली रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट. जो एटम एक्साइटेड हुआ था वो तुरंत ग्राउंड स्टेट में आता है एंड जनरेट अनदर एक्सरे फोटोन. जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तब तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा. उससे क्या बनता है? एक्सरे फोटोन बनता है. उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? इंसिडेंट फोटोन से सेम है. यूजुअली द सेकेंडरी फोटोन, मतलब जो फोटोन तुम्हारा बना है इधर, इज एमिटेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. जो फोटोन बना वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में बना दैन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन. मतलब जहाँ तुम्हारा इंसिडेंट फोटोन जाके लगा और जो फोटोन बना वो दोनों का पाथ डिफरेंट है. नेट इफेक्ट क्या है? डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे फोटोन इज ऑल्टर्ड. मतलब जो फोटोन जहाँ से डायरेक्ट हुआ था वो चेंज हो गया, मतलब स्कैटर्ड हो गया. अब क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एब्सॉर्प्शन. ये भी एक एक्सरे मशीन, एक्सरे का इंटरेक्शन है एक्सरे मशीन से लेके बॉडी तक. ये बॉडी पे ही हो रहा है. द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू एमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन. हाँ, जब तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है और जो तुम्हारा जो हम लोग पढ़े थे ना कैरेक्टरिस्टिक में, क्या हो रहा था कि जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था और जो इलेक्ट्रॉन को वो रिप्लेस कर रहा था, उसी का बात कर रहे हैं. प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, मतलब जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन या फिर फोटोन एंड द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो एटम पे है वो इलेक्ट्रॉन, लीडिंग टू एमिशन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन. ठीक है. जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन पढ़े थे वही उसी की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन वैकेंसी इन इनर ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन तो वो स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी हुआ इनर ऑर्बिटल में. और क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल फील्स द वैकेंसी. मतलब आउटर ऑर्बिटल से जब इनर ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो इसी का बात कर रहे हैं. तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन आके अंदर का ऑर्बिटल को फिलअप किया, वैकेंसी को फिलअप किया. इट इज़ द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द इमेज. इसी से ही इमेज बनता है. ठीक है. अब इसका एक इमेज है, डायग्राम है, वो हम तुम लोग को दिखा देते हैं, वो एक बार देख लो. डायग्राम दिख रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो अच्छा इमेज नहीं बन रहा है. देखो, दिस इज़ नॉट अबाउट द पार्ट ऑफ द फेस. वो ये पार्ट पे मत जाओ कि है फोरहेड पे जा रहा है कि आई लैशेस पे जा रहा है. नहीं, ये देखो कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कितना अच्छा इमेज बना रहा है. ठीक है. अब देखो, कोहेरेंट स्कैटरिंग 7%, इसे अच्छा 7% ही बनता है. फोटो इलेक्ट्रिक इज़ 27%, वो बहुत अच्छा इमेज बनाते हैं. और कॉम्पटन स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा अच्छी इमेज बनाता है, दैट इज़ 57%. राइट. देखो ये पूरा जाके इमेज फॉर्म हो रहा है और इससे कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है. ठीक है. अब है कॉम्पटन स्कैटरिंग. ऑकर्स व्हेन द इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्ट्स विद द आउटर इलेक्ट्रॉन. कब होता है? जब इंसिडेंट फोटोन जब बाहर का इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है. इट इज़ नॉट द इनर इलेक्ट्रॉन.
रिजल्टिंग इन स्कैटर्ड फोटॉन ऑफ लोअर एनर्जी दैन द इंसिडेंट फोटॉन। बाहर का इलेक्ट्रॉन को निकलने में उतना ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसे ही लूजली बाउंड रहता है। तो जो एनर्जी बना वो लोअर होगा दैन द इंसिडेंट फोटॉन एंड द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द टारगेट एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन वो जो जिसको स्ट्राइक किया वो निकल गया, ठीक है, ऑफ लोअर एनर्जी नॉट ऑफ हायर एनर्जी। ये है क्वांटम स्कैटरिंग। और एक चीज़ है दैट इज़ इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या बोलता है कि द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सरे बीम डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द मेजरिंग डिवाइस फ्रॉम द फोकल स्पॉट। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा एक्सरे बीम को फोकल स्पॉट से, उतना ज़्यादा इमेज अच्छा बन के आएगा, इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। दैट इज़ इंटेंसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। So I1 by I2 equals to D2 square by D1 square I equals to intensity and D equals to distance, right? तो रेडिएशन फिजिक्स यहीं पर ख़त्म होता है। रेडिएशन फिजिक्स में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर OMR में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस रेडिएशन बायोलॉजी। तो अब इसका नोट्स हम तुम लोग को लास्ट में दे रहे हैं वीडियो के अंत पे। तो ठीक है, थैंक यू।